तो साथियों अब हम जरा थोड़ा और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और आगे डिस्कशन कर लेते हैं और इसके ऊपर और डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले मगध साम्राज्य के ऊपर हमने पूर्ण तरीके से चर्चा किया था। नंदवंश तक हम आ गए थे, नंदवंश को भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद फिर विदेशी आक्रमणकारी में जो पारसी हुए थे, पारसियों के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कशन किया था कि पारसी जो दाराथर्ड, जरक्सीस, अर्धजरक्सीस वगैरह जो आए थे, उसके बारे में ईसा से पहले जो आए थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अभी हम सिकंदर, जो यूनानी आक्रमणकारियों में से प्रमुख था सिकंदर था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वही विदेशी आक्रमण हमारा यूनानी पारसियों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनानियों के बारे में। तो यूनानियों से साथियों प्रमुख रूप से सिकंदर ही आया था एक, जो कि मैसेडोनिया में जिसका कि जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी बेबीलोन बोले तो 323 बीसी 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई थी। उसको दफनाया गया था अलेक्जेंड्रिया में। कहाँ दफनाया गया था? अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था। ये साथियों इसके पीछे थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। 330 में जब दाराथर्ड को इसने हरा दिया था, जो कि अंतिम वो था, हकमनी सम्राट था, अंतिम हकमनी पारसी साम्राज्य का राजा था दाराथर्ड, उसको इसने 331 में हरा दिया था। और 330 बीसी में जो हकमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी पर्सिपोलिस, जिसका के नाम था, पर्सिपोलिस को इसने अग्निसात कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था, आग लगा दी उसमें, उसको नष्ट कर दिया था आग लगा करके। उसके बाद फिर इसने भारत की तरफ रुख किया था। ठीक है, 328 बीसी में इसने वहीं पर ईरान में, जो आधुनिक ईरान है, वहाँ पर इसने सम्राट की उपाधि धारण की और फिर इसने आगे अपना अभियान और बढ़ाया। विश्व विजय का जो इसका ख्वाब था, जो इसका सपना था विश्व विजय का जीतने के लिए, वो उसको पूरा करने के लिए ये और आगे बढ़ा ईरान के बाद। क्योंकि ईरान से आगे साथ ही उस समय तक भारत की सीमाएं लगती थी, आधुनिक अफगानिस्तान के और ईरान के तट तक जो है ये सिस्टम पूरा भारत के अंतर्गत आता था। तो उसको उस समय का वो भारत था, तो भारत से उस समय उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, तो 326 बीसी में ये वहाँ से आगे चला भारत अभियान के लिए। कब चला था? भारत अभियान के लिए चला था साथियों, 326 बीसी में भारत अभियान के लिए निकला था। और वहाँ से चलते हुए साथियों 19 महीने लगभग ये भारत में रहा था। भारत में हमला करते हुए अलग अलग स्थानों पर घूमा था, लेकिन व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया था साथियों। ठीक है, व्यास नदी से, आधुनिक पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो व्यास नदी है उससे आगे नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, अलग अलग इसके समकालीन जो था साथी, उस समय HC राय चौधरी कहते हैं, हेमंत राय चौधरी कहते हैं कि सिकंदर के समकालीन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उस समय 28 राज्य थे। कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। 11 जिनमें से राजतंत्र थे और 17 जिनमें से कि गणतंत्र थे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमुख राज्य थे और उनके क्या क्या था, जरा उसके ऊपर देख लेते हैं। जिसको किसने हालांकि जीत लिया था ज़्यादातर राज्यों को, उन सभी राज्यों को। ठीक है, तो गांधार था। गांधार आधुनिक अफगानिस्तान में है, आप सभी जानते होंगे साथियों। यहाँ के जो लोग, तो ये नेट में एक आया हुआ क्वेश्चन था कि जो यूनानियों और फारसियों के बीच में जो युद्ध होते थे, तो उनमें सामान की सप्लाई कौन करता था? युद्ध अस्त्रों, तीर, भाले, तलवार वगैरह और सैनिकों की सप्लाई जो है कौन करता था? फारसियों को। तो कौन करता था? वो गांधार करता था। ऑप्शन आता कंबोज और गांधार। कंबोज बिल्कुल लास्ट में था, उससे पहले गांधार आता है। तो गांधार जो है वो सप्लाई किया करता, सामान की आपूर्ति करता था फारस की सेनाओं को, फारस को सामान की आपूर्ति करता था और सैनिक भी भेजता था लड़ाई के लिए, जब उनकी यूनानियों से युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी तो। ठीक है, एक प्रमुख राज्य था छोटा सा पटलेन। पटलेन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से भी नेट का क्वेश्चन आया हुआ था क्या, कि वह सिकंदर के समकालीन कौन सा राज्य था जहाँ पर बुजुर्गों की सभा समिति प्रशासन का कार्य देखभाल करती थी? तो कौन सा था? पटलेन या पाटल। ठीक है, इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर के समकालीन वह कौन सा राज्य था जहाँ पर 2 वंशानुगत राजा एक साथ शासन करते थे? 2 वंशानुगत राजा एक साथ शासन करते थे, तो वो भी पटलेन थे। इसीलिए मैंने साथियों नोट डाउन कर दिया है, लिख दिया है। बुजुर्गों की सभा भी यहाँ पर थी। बुजुर्गों की सभा की सलाह मशवरे से, जो कि समिति थी इनकी, 2 वंशानुगत राजा, जो वंशानुगत शासक राज्य करते थे। वंशानुगत बोले तो बाप और बेटे दोनों ही राजा की उपाधि धारण करते थे और एक साथ राज्य करते थे। सलाहकार के लिए उनके पास बुजुर्गों की एक समिति होती थी, कमेटी होती थी बोले तो आज के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, परिषद,
पीएमओ के अंदर कैबिनेट बोल देते हैं आज के संदर्भ में, पीएम की कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं वो डिसीजन लेते हैं। कैबिनेट में जो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो मंत्रालय होता है उसके अंदर जो मंत्री होते हैं वो सभी डिस्कशन करके कोई डिसीजन लेते हैं किसी भी टॉपिक पर जब लेना होता है तो, इसीलिए प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग बुलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था साथियों, कै राज्य का राजा जो था पोरस, उसने इसका विरोध किया था, जिसकी विरोध हुआ था। और इनकी लड़ाई हुई थी हाइडेस्पीस युद्ध या झेलम का युद्ध बोलते हैं, झेलम के नदी तट के ऊपर इनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसमें जब ये दोनों काफ़ी दिनों तक युद्ध साथ चलता रहा था तो इसके सिकंदर ने, इसका एक मित्र था, पोरस राजा का एक मित्र था, उसको भेजा था संधि करवाने के लिए। तो हालांकि थ्योरिकल बातें बता रहा हूँ जो किताबों में और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमें पढ़ाई जाती है वो हम चर्चा करेंगे, और जो नई शोध आए उसके ऊपर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो कहानी है वो बता रहा हूँ फिलहाल आपको बुक्स के माध्यम से। तो इसने क्या कहा सिकंदर ने कि भाई संधि कर लेते हैं, क्योंकि युद्ध का फैसला हो नहीं पा रहा था, काफ़ी लंबा युद्ध खिंच गया था, बारिश का मौसम था। ठीक है, और इसके सैनिक बहुत थक गए थे, ये हकीकत है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि पोरस से कुछ संधि करवाई जाए। तो पोरस के मित्र को दो मंत्रिमंडल भेजे इसने। पोरस के एक मित्र था, राजा था जो छोटा, उसका मित्र था, उसके माध्यम से अपने 2 बार इन्होंने संधि के लिए प्रस्ताव भेजा था। तो पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था और मिलने के लिए गया था। ठीक है, मिलने के लिए गया था तो उसके शरीर पर 9 घाव थे, घायल हो गया था पोरस, लेकिन बहुत बहादुर और बहुत वीर राजा था पोरस। ठीक है, कहते हैं ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, उनमें से था कि युद्ध में या तो हमें वीरगति प्राप्त होगी या फिर हम शत्रु को मार डालेंगे, आर पार का होगा। लेकिन कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशंस ऐसी बन हो गई थी साथियों कि ऐसा करना पड़ा था इन्हें। तो पोरस को आत्मसमर्पण जब इसने करवा लिया था साथियों, तो सिकंदर ने पूछा उससे, पोरस से, कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने खड़े होकर बड़े अभिमान और गर्व से कहा था कि राजन, जैसा एक राजा, तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूँ, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ अपेक्षा करता है, ऐसा ही व्यवहार एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार आपको मेरे साथ करना चाहिए। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ था सिकंदर उसकी ये बातें सुनकर, और उसने जो उसके जीते हुआ जितना भी वो राज्य था वापस लौटा दिया था, और वो फिर वहीं से ही वापस चला गया था। ये कहानी है बुक्स की जो हमें अभी तक पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हम जरा इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रियल की स्टोरी जो मैंने जो शोध किया है, मैंने जो रिसर्च किया वो मैं एक बार बाद में बताऊंगा। ठीक है, अश्वकों ने इनका बहुत विरोध किया साथियों। अश्वक एक जनजाति थी, उस समय की कबीलाई समाज था, जो कि मसग राज्य था उनका। मसग राज्य में अश्वक नाम के लोग रहते थे। जब वहाँ पर सिकंदर ने हमला किया था साथियों, तो वहाँ के पुरुष जो है 20,000 से ज़्यादा लोग जो युद्ध में मारे गए थे। छोटा सा ही राज्य था उनका। तो रानी जो कृपी जिसको कहा जाता है, हालांकि उसको क्लियोपैट्रा भी बोल देते हैं कुछ लोग, कृपी या क्लियोपैट्रा से जोड़ देते हैं इसको। तो उस रानी ने महिलाओं को साथ लेकर के, वहाँ की महिलाओं ने भी युद्ध किया था, तो उसमें सिकंदर घायल हो गया था। तो सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सारी महिलाओं को मार दिया जाए। तो ये उसका बहुत ही नीचतापूर्ण कार्य रहा है साथियों। कर्टियस ने भी बोला है और समकालीन इतिहासकार, सारे इतिहासकारों ने उसकी इस कारण निंदा की है। किसकी? सिकंदर की। क्यों? क्योंकि उसने महिलाओं को भी मरवा दिया था साथियों। ठीक है, अत्याचार किया और महिलाओं को मरवा दिया था। 20,000 से ज़्यादा महिलाएं उसमें मारी गई थी, महिला योद्धा थी उसमें, मसग बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे क्या हुआ? अगालासोई एक छोटा सा जनजातीय राज्य था साथियों, जिसने भी सिकंदर का प्रतिरोध किया था। क्योंकि सिकंदर जहाँ जाता था साथियों, वहाँ उत्पात मचा करके वहाँ की सेना को अपने साथ मिला लेता था। तो अंतिम रूप से जैसे जैसे उसका काफिला आगे बढ़ता जाता, सेनाएं बहुत बड़ी हो जाती थी साथियों। तो ये छोटे छोटे राज्य उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, जब पुरुष मर गए साथियों, तो इनकी महिलाओं ने, और जो बचे के जो बुजुर्ग थे उन्होंने महिलाओं समेत आत्महत्या कर ली थी, बच्चों समेत आत्महत्या कर ली थी, आत्मसात हो गए थे। ठीक है, आगे जब सिकंदर चलता है साथियों, जब तक्षशिला में सिकंदर आता है तो वहाँ पर वो 15 साधुओं की तरफ आकृष्ट होता है। 15 साधु मिलते हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो एक विद्वान साधु वो उनको बुलाने के लिए भेजता है। सिकंदर साधुओं को बुलाने के लिए भेजता, उनकी साधुओं की ख्याति उसने सुनी थी, साधुओं की बारे में उसने सुना था कि बहुत विद्वान और ज्योतिष है, वो तो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। तो लेकिन एक साधु, कल्याण नाम का साधु था, उसने मना कर दिया था, जो कि सबसे बड़ा साधु था। उसने मना कर दिया था और कह दिया सिकंदर के सैनिकों से कि सिकंदर
अगर ज़बरदस्ती से मेरा सर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या क्या पड़े साथियों। सिकंदर जब आया था, यूनान से आया था, तो यूनान से ग्रीक भाषा आई, ग्रीक भाषा वहीं से आई, यूनानियों के साथ ग्रीक भाषा आई, जिससे कि बाद में फिर खरोष्टी लिपि बनी, जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। जैसे कि अरबी, उर्दू, फारसी लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। हिंदी, इंग्लिश लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। ये भाषाएं जो है अरबी, फारसी और ग्रीक, खरोष्टी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती हैं। तो ये प्रभाव आया। इसी से ही बताते हैं कि अशोक ने के जो शिलालेख का जो पैटर्न है वो भी यूनानियों से ग्रहण किया था। तो वो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती है। जब साथ ही देखिए दो सभ्यताएं जब आदान प्रदान होती है ना, दो सभ्यताओं का जब मिलन होता, चाहे युद्ध के माध्यम से हो चाहे संधि के माध्यम से हो, तो एक दूसरे से लोग बहुत कुछ सीखते हैं। सभ्यताओं में कल्चरल आदान प्रदान होता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, वहाँ से बहुत सी चीज़ सीख करके आओगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो बहुत सी चीज़ सीख के जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लूटार्क कहता है कि अगर सिकंदर आया, जिसकी सिकंदर यहाँ पर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। ऐसा नहीं है, नगर पहले भी थे और बाद में भी रहे हैं। ठीक है, नाई से कहता है कि जो संस्थाएं देन है, जो परवर्ती जो क्या बोलते हैं, सिकंदर की जो संस्थाएं बनाई, जो सिस्टम जो सिकंदर ने डेवलप किया था, उसी के ऊपर आगे इंडियंस के और सिस्टम तैयार हुए थे। इनका ये मानना है। विंसेंट एंथन स्मिथ महोदय क्या कहते हैं कि सिकंदर की घटना एक युगांतकारी घटना थी, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीयों का यूनानीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि व्यास नदी तक ही आया था। व्यास नदी के बाद तो बहुत बड़ा बृहद भारत था उस समय तो। ठीक है, व्यास नदी तक आकर के वो चला गया था वापिस। ठीक है, तो उसके बाद वो आगे उससे नहीं बढ़ पाया था। तो स्मिथ महोदय कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर उस समय जड़ थी, जड़ता था, समाज जो है जड़ा हुआ था। कोई विशेष प्रगति नहीं हो पा रही थी, विशेष डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। तो सिकंदर के आक्रमण ने सिस्टम को हिला दिया, सिस्टम को झकझोर दिया, तो जिससे कि वो एक नए युग की तरफ चला। इनका मानना था, किनका? स्मिथ महोदय का। लेकिन सच नहीं है साथियों, इससे पहले भी हमारे यहाँ इतिहासकार हुए थे, इसके बाद भी इतिहासकार हुए हैं, हर राज्य में इतिहासकार हुए। और जो इसके साथ जो आए थे कुछ इतिहासकार, उन्होंने खुद लिखा है सिकंदर के समकालीन इतिहासकारों के हर इंडिया के हर राज्य के अंदर लिखने वाले इतिहासकार होते थे। युगांतकारी घटना। नदियों के ग्रीक नाम दिए गए साथियों। तो हमारे यहाँ पर जो झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, जो 5 प्रमुख नदियाँ हैं, जिसके नाम 5 प्रमुख नदियों के नाम से ही साथियों पंजाब 5 नदियाँ, ये प्रमुख नदियाँ पंजाब की। तो इनका हिंदी में नाम झेलम था, हार्ड स्पीसीज। ग्रीक में इनको बोला जाता है, ग्रीक भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आता है, मैच मेकिंग के अंदर आता है। चिनाब नदी का ग्रीकों में क्या नाम है, या फिर ग्रीक में इस नदियों को क्या बोला जाता है। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए। हाइडेस्पीसीज झेलम, हाइफेसीज व्यास, अस्केनीज चिनाब, हाइड्रोट्स रावी और हेजरिड्रस सतलुज। तो ये थे प्रमुख नदियों के नाम। उस समय की प्रमुख नदियों के नाम ये थे साथियों, जिनका कि ग्रीक नाम अलग है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, वैदिक सभ्यता में आज जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक नाम भी इनके अलग अलग हैं। ठीक है, झेलम का अलग है, व्यास का, चिनाब का, रावी का, सतलुज का। तो वैदिक नामों को भी देख लीजिए। वैदिक साहित्य में इनके क्या क्या नाम मिलते हैं। कुरु, कुर्रम, कुब्रा, काबुल, ये जो इन्हें नदियाँ हैं। और इसी प्रकार से व्यास का कुछ अलग नाम, सभी नदियों के अलग अलग नाम है, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिए। मैच मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं चीज़ें। अच्छा, ये हमारा आज का चैप्टर साथियों कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं सिकंदर वर्सेस पोरस के ऊपर। तो देखिए साथियों, सिकंदर वर्सेस पोरस के ऊपर अगर आपने देखना है तो एक हिस्टोरियन हुए हैं, मैंने आज से 8-7 साल पहले रिसर्च की थी इसके ऊपर। P.N. ओक, शायद कुछ लोग हमारे बीच में जानते होंगे। पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिसने की बहुत सी चीज़ों के ऊपर रिसर्च की थी, रिसर्चर थे वो, बहुत स्कॉलर थे, विद्वान थे। 1965 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, तेजो महल है, शिव मंदिर है, ताजमहल या तेजो महल है के ऊपर। तो वो कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके ऊपर सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी साथियों, 65 के बाद में उस बुक के ऊपर बैन लगा दिया सरकार ने, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो उन्होंने ही बहुत सारे राइटिंग्स लिखी हैं। उनके एक बुक का नाम है विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय और भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें। 2 प्रमुख बुक है, नेशनल लेवल पे पढ़िए, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़िए। भारतीय इतिहास के भयंकर भूलें, और इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ना है तो पढ़िए आप
विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय। विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय अगर आप दूसरी बुक पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र प्रॉपर तरीके से उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि पोरस जीत गया था और सिकंदर जो है वो हार गया था। इसकी PDF आपको इजीली गूगल वगैरह पे मिल जाएगी। मैं देखूंगा अगर मेरे पास हुई तो मैं टेलीग्राम में इसको पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए साथियों, हायर एजुकेशन के अंदर आप इंडिपेंडेंट होकर सोचिए कि ना ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जाइए, ना ही किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जाइए। आप अपना खुद का दिमाग लगाइए और रिसर्च कीजिए। आपका माइंडसेट रिसर्च बेस्ड माइंडसेट होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को, सच्चाई को निकाल सकें। ठीक है, गूगल गुरु के खाली चेले मत बनिए, अपना भी दिमाग लगाइए। खाली गूगल गुरु के पीछे नहीं चलना चाहिए साथियों। बुक्स वगैरह पे पढ़ना चाहिए जो कि ज़्यादा फैक्चुअल होती हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा साथियों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने आज आपसे 2 सवाल पूछे हैं साथियों। एक, भारतीय संदर्भ में यवन प्रिया का क्या अर्थ निकलता है, यवन प्रिया क्या क्या अर्थ निकलता है। दूसरा, जो नंदों के पास 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, नंदों के पास 80 करोड़ जो स्वर्ण मुद्राएं थी, उसका आधुनिक रूप से अगर देखा जाए, एक स्वर्ण मुद्रा, एक सोने के सिक्के की वैल्यू अगर 1 तोला हम लगाते हैं, यानी 10 ग्राम लगाते हैं, तो 80 करोड़ सोने के सिक्कों की वैल्यू आज के संदर्भ में कितना पैसा होगा वो तो ज़रा कैलकुलेट करके बताइए। बहुत ईजी सवाल है, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट आप इजीली दे सकते हो। इनका मैं कल आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है साथियों। हमारी क्लास आप सभी को कैसे लगी, तो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं PDF सर कर मिलेगी, तो साथियों देखिए PDF अभी ऐसा कोई प्रोसेस हमारा हुआ नहीं है कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर सके। इन फ्यूचर में जल्दी ही हम PDF का भी सिस्टम बना रहे हैं, तो जब तक आप इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर के काम चला सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही जब वीडियो शुरू होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर में उससे आप एक्सेस कर सकें। रिवीजन में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अधिक समय ना लेते इस वीडियो का हम यहीं पर विराम देते हैं साथियों, और अगली वीडियो के अंदर अगले चैप्टर में फिर नए तरीके से, नए जोश और जुनून के साथ में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।